हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सोशल के फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में से एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल को समझेंगे। इससे पहले तो मैंने आपको सब कुछ समझाया, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कुछ भी पॉइंट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। देखिए, एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल मतलब क्या कि कंपनी का जो रूल था, जितने हिस्से तक रूल था, उसको वो बढ़ाना चाहती थी। तो किस तरीके से, कैसे, किसने, कहाँ बढ़ाया, वो सब हम इस टॉपिक पे समझेंगे। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास ए रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 AD। अब इंग्लिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 में, जिसके अनुसार क्या था, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल एंड ऑल द ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वर ब्रॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। अभी जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको इंडिया का गवर्नर बना दिया। अब इंडिया का गवर्नर बनाने के साथ क्या हुआ कि अभी इंडिया में एक बंगाल के गवर्नर है। ऐसा हो सकता है कि अलग स्टेट के दूसरे गवर्नर हों। जैसे कि मान लेते कि मुंबई का एक या महाराष्ट्र का एक गवर्नर है, मद्रास का एक गवर्नर है, किसी और एरिया के गवर्नर है। तो अभी जो बंगाल के जो गवर्नर थे, उनको इंडिया का गवर्नर बनाया गया। मतलब बंगाल, मद्रास का जो गवर्नर है, महाराष्ट्र का जो गवर्नर है, वो सिर्फ उन्हीं तक, उसी जगह तक सीमित है। लेकिन बंगाल का जो गवर्नर है, वो बंगाल का ना होके अब वो पूरे इंडिया का गवर्नर हो गया है। अब जब वो पूरे इंडिया का गवर्नर हो गया तो क्या हुआ कि बाकी के जगह के जो गवर्नर थे, वो उनके अंडर में आ गए, क्योंकि इंडिया एक बड़ा हिस्सा है, बाकी सब छोटे छोटे हिस्से हैं। अब जब अगर बंगाल के गवर्नर को इंडिया का गवर्नर बनाया जाता है, का मतलब क्या है कि वो पूरे हिस्से का, पूरे इंडिया का, पूरे पार्ट का गवर्नर हो गया। अब जब वो गवर्नर पूरे पार्ट का गवर्नर हो गया, तो बाकी के हिस्से में से ऐसा नहीं है कि बाकी के हिस्से में से गवर्नर को हटा दिया गया। बाकी के हिस्से के गवर्नर वहीं पे थे, लेकिन वो सभी गवर्नर्स इस बंगाल के गवर्नर, जिसको इंडिया का गवर्नर बनाया गया, उनके अंडर में आ गए। और जितने भी ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, वो सब डायरेक्टली इनके कंट्रोल में आ गई थी। कि अब जो भी ट्रेड होगा, जो भी रूलिंग होगी, जिस हिसाब से भी होगी, वो सब इनके ऑर्डर के ऊपर से चलेगी। द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वर ब्रॉट अंडर हिम। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे और उनकी जो टीम थी, वो डायरेक्टली इनके अंडर में आ गए थे। दस वॉरेन हास्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बंगाल के जो गवर्नर थे, जो इंडिया के गवर्नर बने, उनका नाम था वॉरेन हास्टिंग्स। आपको ये नाम ध्यान में रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, लेकिन टेन्योर देखिए टाइम पीरियड होता है। अभी टेन्योर क्या मतलब, क्या इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकंड मैसूर वॉर विद हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वेज। अब इनके टाइम पीरियड में दो वॉर हुए थे। एक था मराठा वॉर और दूसरा मैसूर वॉर, जो कि मैसूर में उस समय हैदर अली वहाँ के नवाब थे। तो इन दोनों के साथ लड़ाई चली। अब द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड। अब देखो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो वॉर हुए। अभी दो वॉर होने के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि इन इंग्लिश ईस्ट गवर्नमेंट को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दो पावर्स के साथ एक साथ लड़ना पड़ रहा था, जूझना पड़ रहा था। तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कि दो पावर्स के साथ अलग अलग एक साथ कैसे निपटा जाए। द प्रॉब्लम्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। अब अगर दो पावर्स साथ में के साथ मतलब देखो, ऐसा है कि अगर आप अकेले हैं और आपको दो लोगों के साथ लड़ना है, और वो भी दोनों अलग अलग साइड से आए हैं, एक आगे से, एक पीछे से, या एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से, तो अब दोनों के साथ कैसे निपटेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो यही कुछ हालत इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की थी कि वो मराठा वॉर भी कर रहा है, मैसूर के साथ भी लड़ रहा है। अरे देखिए, मराठा कहाँ पे आया, महाराष्ट्र में। मैसूर कहाँ पे आया, साउथ में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अकेली है। अब उसको एक जगह नॉर्थ की पावर के साथ लड़ना है, दूसरी जगह साउथ की पावर के साथ लड़ना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो डिवाइड हो गई ना। तो डिवाइड होने के बाद तो दोनों को एक साथ कैसे जूझेगी। तो इसी वजह से उनके प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। कॉर्नवालिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स। अब उनका टाइम पीरियड, ये हमने देखा कि उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था।
अभी उनके टाइम पीरियड के बाद जब मान लेते हैं उनका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, अब यहाँ पे बताया गया है कि वॉरेन हास्टिंग के बाद कॉर्नवालिस ने एज ए गवर्नर जनरल इंडिया में आए। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस। अब तीसरा युद्ध होता है, तीसरी लड़ाई होती है, तीसरी लड़ाई होती है कॉर्नवालिस के टाइम पे। अब ये जो लड़ाई हुई वो टीपू सुल्तान के साथ हुई, जिनको जो टाइगर के मैसूर के नाम से जाने जाते थे। टीपू सुल्तान की बात हो रही है। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड द निज़ाम टू डिफीट द टीपू सुल्तान। अब देखिए यहाँ पे अगेन फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाल चली। अब इन्होंने क्या किया, मराठा से हाथ मिलाया टीपू सुल्तान को हराने के लिए। पहले भी आपको याद होगा, पहले के समय जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाल चली थी, जिसमें उसने सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र और अमीचंद को उन्होंने बहला फुसला के अपने टीम में मिला लिया था और सिराजुद्दौला को हराया था। अब यहाँ पे फिर से उन्होंने टीपू सुल्तान को हराने के लिए क्या किया, मराठा के साथ हाथ मिला लिया। खराब बात है। टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी। अब देखिए यहाँ पे ये टीपू सुल्तान अकेले हो गए, सामने ईस्ट इंडिया कंपनी है और मराठास हैं। अब अगेन टीपू सुल्तान दो दो पावर्स के साथ कैसे लड़े, तो उन्होंने हार मान ली और एक ट्रीटी साइन की। ट्रीटी साइन की, एक्सेप्ट की, मतलब उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। अब एग्रीमेंट साइन करना मतलब देखिए जो जीतेगा वो अपनी बात मनवाएगा। तो यहाँ पे कंबाइंड फोर्सेस थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा की, तो टीपू सुल्तान हारे तो उनको फोर्सफुली ज़बरदस्ती जो भी है एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, एक एग्रीमेंट मानना पड़ा, उनकी बात माननी पड़ी। अब देखते हैं कॉर्नवालिस के बाद क्या हुआ। आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शॉर बिकेम द गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे तीसरे गवर्नर जनरल आ रहे हैं जिनका नाम है सर जॉन शोर। ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसीज adopted by him, the East India Company's fame declined and Marathas became stronger। अब ये सर जॉन की जो पॉलिसीज थी वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थी। अब स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या हुआ, कंपनी का जो नाम था जहाँ पर भी इंडिया में या कहीं पे भी, तो जो नाम था जिनको जो लोग देख जान समझ रहे थे कंपनी को, उनकी नज़रों में गिर गए, मतलब इनका नाम खराब हो गया। सो गवर्नर जनरल वाल्सले हु केम आफ्टर जॉन शॉर गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इंडिया। अब यहाँ पे इंग्लिश गवर्नमेंट ने देखा कि सर जॉन के आने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में चल रही थी उसको अब कोई पूछ नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, उनका कंपनी का नाम खराब हो रहा है। तो वॉल्सले ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि वो इंडिया में इस कंपनी का नाम अच्छा करेंगे और सबसे ऊपर लेके जाएंगे। देखिए सबसे ऊपर लेके जाएंगे का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे और भी कंपनीज काम कर रही हैं, का मतलब ये है कि जो अभी तक कंपनी का नाम खराब हुआ है उसको अच्छा करना है। जिन लोगों के वजह से कंपनी खराब हुई, बदनाम हुई, बर्बाद हुई, उस खराब नाम को अच्छा करना है, इसका मतलब ये है। फॉर दिस वॉल्सले इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अब इसके लिए वॉल्सले ने क्या किया, एक सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बनाई, इंट्रोड्यूस की। द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स अडॉप्टेड अंडर दिस। अच्छा, अब से इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ, उन्होंने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए वो कुछ ऐसे थे। देखिए ये सिस्टम्स यहाँ पे उन्होंने बॉक्स में लिखा है। द आर्मी ट्रेन्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम। द आर्मी ट्रेंड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइड। अभी यहाँ पे जो भी आर्मी है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेन किया है वो यहाँ के राजा नवाब को दी जाएगी, जो भी इन सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा। दिस आर्मी वुड प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स। अब देखो इस आर्मी का काम क्या है कि अगर एक राज्य के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी अटैक करता है, चाहे इंटरनली, इंटर मतलब राज्य के अंदर ही अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या राज्य के बाहर से कोई इन पे अटैक करता है, तो ये जो ट्रेंड आर्मी है वो इस राजा के राज्य को संभालेगी और वो खुद सामने वाली पावर से लड़ेगी। अब ये आर्मी उसी राजा को दी जाएगी जो राजा वॉल्सले के बनाए गए सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे।
In return, the state accepting the system will provide for the army or गिव अवे प्रोविंसेस विद इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। अब देखिए, इसमें सामने राजा को क्या करना है कि जो भी खर्चा इस आर्मी का आएगा वो खर्चा राजा को सामने आर्मी वालों को देना है। अब अगर राजा मान लेते हैं कि खर्चा बढ़ा है, राजा नहीं दे पा रहा है, तो राजा को क्या करना पड़ेगा, ज़मीन का उतना टुकड़ा ब्रिटिशर्स को दे देना पड़ेगा जितने टुकड़े में से जितनी जो इनकम या जो खर्चा इस आर्मी का हुआ है उतने इक्वली इनकम उस ज़मीन से उनको मिल जाए। अब देखिए, ज़मीन से ऐसा मिल जाए ऐसा नहीं है। अब ज़मीन का मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ कि उस ज़मीन पे फिर आर्मी किसी भी तरीके से इनकम जनरेट करेगी और वो इनकम ले लेगी, वो उतना खर्चा ले लेगी जितना खर्चा आर्मी ने ट्रेंड आर्मी ने राजा के ऊपर लगाया था सामने वाले पावर से लड़ने के लिए। विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर ऑफ साइंटिटी। अब देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी राजा किसी भी दूसरे राजा के साथ कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा कंपनी के परमिशन के बिना। अच्छा देखिए, इससे पहले वाले पॉइंट पे क्या था जहाँ पे हमने ये बताया था कि कोई भी राजा कोई भी राजा जो भी ट्रेंड आर्मी को एक्सेप्ट करती है उसको उतनी इनकम देनी पड़ेगी, अगर इनकम ना दे सकते तो उतनी इनकम जनरेट होने वाली ज़मीन का टुकड़ा देना पड़ेगा। का मतलब क्या है कि ये एक चाल है कि जिस तरीके से आर्मी जो है वो यहाँ पर रूलिंग एक्सपैंड कर रही है, इतना हिस्सा भी इसी बहाने और इनके पास आ गया। अब ये भी एक चाल है कि ब्रिटिशर्स के परमिशन के बिना राजा कोई ट्रीटी साइन नहीं करेगा। का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ का राजा भी इस चाल के ज़रिए इनके अंडर में आ गया है ब्रिटिशर्स के, कि मतलब अब ब्रिटिशर्स की परमिशन से ही यहाँ का राजा कुछ काम कर पाएगा। अभी तक हमारे यहाँ के राजा आज़ाद थे, कुछ भी काम कर सकते थे, फ्रीली कर सकते थे, लेकिन इस सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम है, ये जो चाल है, इस चाल के ज़रिए यहाँ के राजा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ेगी। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। उनके राज दरबार में एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव रहेगा मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी वहाँ पर उनके असेंबली में बैठेगा। का मतलब क्या है कि वो आदमी जो असेंबली में बैठेगा वो सारी बातें सुनेगा, सब कुछ समझेगा। तो मतलब यहाँ पे चाल ये है कि वो आदमी जो असेंबली में बैठा है, सारी बातें सुन रहा है, समझ रहा है, तो मतलब क्या है कि यहाँ के राजा लोगों का जो भी प्लानिंग है वो समझ रहा है। और ये प्लानिंग जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की या इंग्लिश गवर्नमेंट को पास होगी तो वो समझ जाएंगे कि इंडियंस क्या चाह रहे हैं, तो और क्या चाह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली इंडियंस को अपने रूल में ले सकें। अदर फॉरनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। अब देखिए, अदर फॉरनर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही है, रूल के बाहर ट्रेड करने आई थी, ट्रेड के बाद रूलिंग शुरू हो गया। अभी अब हम काफ़ी टाइम से यही देख रहे हैं कि किस तरीके से वो इंडिया के हिस्से में एक्सपैंड होना चाह रहे हैं। अब जब वो किसी और कंपनी को मतलब किसी और यूरोपियन कंट्री को अगर वो अलाउ नहीं करते हैं, का मतलब साफ है कि एक अकेली कंपनी, एक अकेली गवर्नमेंट ही इंडिया पर पूरा फैलना चाहती है। द स्टेट्स रूलर्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अभी इन सिस्टम को जिन जिन लोगों ने, जिन जिन राजाओं ने, जिन जिन राज्यों ने एक्सेप्ट किया वो थे निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर एट्सेट्रा। द सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन। अब ये जो सिस्टम था लगभग एक स्वीट पॉइजन की तरह था, दिखने में अच्छा लेकिन धीरे धीरे खोखला कर देता। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वॉल्सले एनेक्स्ड मेनी प्रोविंसेस एंड एक्सपैंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसी सिस्टम को लागू करके वॉल्सले ने बहुत सारे प्रोविंसेस को जीत लिए और अपना रूल फैलाया। गवर्नर जनरल ऑफ वॉल्सले आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच ही रिफ्यूज्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल वॉल्सले ने सुल्तान को बोला कि आप सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करो, जिसको टीपू ने मना कर दिया।
For declining the alliance system, the company, with the support from the Nizam, attacked Mysore in 1799. अब यहाँ पे देखो क्या है, पहले तो वो बहला के फुसला के राजाओं को अपने कब्जे में कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि जो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो ज़बरदस्ती अटैक करके उनको जीत कर वो सिस्टम उन पर ज़बरदस्ती लागू कर दी जा रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैसूर के राजा ने इस सिस्टम को मानने से इनकार किया, तो इन्होंने क्या किया, कंपनी ने निज़ाम के साथ मिलकर मैसूर पर अटैक कर दिया 1799 में। ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर, अब ये चौथा जो मैसूर वॉर हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान की लाइफ चली गई, मतलब उनकी डेथ हो गई जब वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे। टीपू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। After Wolseley Hastings came to India as Governor General, he waged a war with Nepal and made the Gurkhas to join the army. अब जैसे ही अब इसके बाद ऐसा होता है कि जैसे ही वॉल्सले आते हैं, उसके बाद से वो नेपाल के साथ भी लड़ाई लड़ते हैं, गुरखा को फोर्स करते हैं कि उनकी आर्मी को वो ज्वाइन कर ले। यहाँ तक